Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 26th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAFET Audit and Assurance Essentials. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट और इस वक्त हम पढ़ रहे हैं द ऑडिट प्लान जो कि स्क्रीन पे भी अपीयर हो रहा है मेरे सामने और आप लोगों ने खोला भी हुआ है पेज जो है जनाब 48 स्टडी टेक्स्ट का। ऑडिट प्लान जैसे हमने पढ़ा था कि ऑडिट स्ट्रेटजी एक ओवरऑल हमारी स्ट्रेटजी होती है कि ऑडिट चलाना कैसे है। ऑडिट प्लान उससे डिटेल्ड होता है। अब इसके अंदर फिर लोकेशन वाइज हम स्ट्रेटजी में हम ये बात करते हैं कि हमने कौन सी अप्रोच लेनी है, कंप्लायंस अप्रोच लेनी है, सब्सटेंटिव लेनी है, तमाम लोकेशंस देखनी है या सिलेक्टिव लोकेशंस देखनी है। अब यहाँ प्लान में हम बनाते हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस देखनी है और उन लोकेशंस पे हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। थोड़ा हम डिटेल में जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। The audit plan, once the overall audit strategy has been established, the auditor can develop the more detailed audit plan. The audit plan will set out. अब ये दो चीज़ हमने याद रखनी है, ये basic components हैं audit plan के. The procedure to be used in order to assess the risk of misstatement in the entity's accounting records and financial statement and planned further audit procedures. तो audit plan का basically हमारा मकसद क्या है कि हमने प्रोसीजर्स डिफाइन करने हैं कि कहाँ पे कौन कौन से प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे। और हमने कल भी बात की थी कि ऑडिट प्रोसीजर एक ब्रॉडर सेंस में दो हैं, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में फिर दो तरह के हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स इंटरनल कंट्रोल को देखने के लिए और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर फिर दो तरह के हैं, एनालिटिकल सब्सटैंटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती। हमने आगे जाके पढ़ने 7 टेक्निक्स हैं। टेक्निक तो मतलब हमने नाम दे दिया है, हमें पता है कि काम करने के 5-7 तरीके उन्होंने डिफाइन किए हैं। मैं किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई आपका रिजल्ट कैसा रहा, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो इंक्वायरी करूंगा आपसे। फिर मैं कहूँगा अच्छा नहीं मेरी तसल्ली नहीं हो रही, तुम सही नहीं बता रहे मुझे, तुम लोग तुम छुपा रहे हो, तो जरा दिखाओ ना ट्रांसक्रिप्ट किधर है। फिर मैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऑब्जर्वेशन पे चला जाऊंगा, ऑब्जर्वेशन तो नहीं इंस्पेक्शन पे चला जाऊंगा, मैं इंस्पेक्ट करूंगा चीज़ें। फिर मैं देखूंगा कि यार आप वाकई पास होने वाले बच्चे थे भी कि नहीं, आप तो मुझे दिखा रहे थे मैं पास हो गया। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप पढ़ते कितना हो, काम कैसे करते हो, आपका सोचने का अंदाज क्या। तो मैं खामोश बैठा आपकी बातें सुनता रहूंगा और मैं अंदाजा लगाऊंगा कि ये बच्चा किस कैलिबर का है। अगर ये कह रहा है मैंने 90% नंबर ले लिए तो इसकी बातों से लगता है ये लेने वाला है। तो ये आ गई ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारी जिंदगी में भी हम यही काम करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करके नोट करके देख रहे होते हैं कि जो ये बात हो रही है ये ऐसे है कि नहीं, ठीक है। हम इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई चीज़ें वेरीफाई करते हैं। फिर इंक्वायरी करते हैं, सबसे पहले उनसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं हाँ भाई नमाज पढ़ते हो, वो कहता है जी पढ़ता हूँ, तो इंक्वायरी हो गई, मैंने लिख लिया ये नमाज पढ़ता है। फिर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होती है, अगर किसी मस्जिद में जाते हो फर्ज करें और वहाँ कैमरा लगा है, तो मैं मस्जिद को कहूँगा जरा मुझे कैमरे का वो निकाल के तो दिखाएं कि क्या ये बंदा 5 वक्त आता है कि नहीं आता, तो कैमरे से वेरिफिकेशन हो जाएगी कि तुम 5 टाइम जाते हो कि या जाती हैं आपके नहीं जाती। फिर ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मैं खामोशी से मस्जिद के सामने जाके बैठ जाऊँ या मस्जिद के अंदर जाके नमाज भी पढ़ो लेकिन खामोशी से कोने में बैठूं और देखूं कि जी वो बच्चा आया कि नहीं आया। ये क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह की 7 टेक्निक्स बनाई हैं और कोई नई चीज नहीं है, वही है जो हम दुनिया में करते हैं, इन्हें कहते हैं टेक्निक्स, इन्हें प्रोसीजर्स नहीं कहते, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी हम इन टेक्निक्स में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस में भी इनमें से कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक तो टेक्निक है। कंप्लायंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की देखनी है, इफेक्टिवनेस देखनी है, ठीक है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का मकसद क्या है, फिजिकल प्रैक्टिकली डिटेल में जाके फिगर्स को वेरीफाई करना है कि फिगर ठीक है, इनके पीछे एविडेंस है। तो ये 7 टेक्निक्स आप रिस्क असेसमेंट में भी यूज कर लो, ठीक है। यही 7 टेक्निक्स आप कंप्लायंस प्रोसीजर में यूज कर लो, यही 7 टेक्निक्स आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में यूज कर लो। लेकिन हालात वाकयात मुख्तलिफ होते हैं ना, हालात वाकयात के हिसाब से चीज यूज की जाती है, क्लियर है। अब कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका कोई सर पैर नहीं बनता रिस्क असेसमेंट में, लेकिन आगे बनता है। कंप्लायंस में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका सर पैर नहीं बनता, कुछ का बनता है। तो बस ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है कि 7 टेक्निक्स हैं जो बेसिकली 7 तरीके हैं किसी चीज़ को वेरीफाई करने के,
और फिर हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने तीन चीजें वेरीफाई करनी है। हमने देखना है रिस्क कितना है, फिर हमने देखना है रिस्क के हिसाब से हमें कौन सी अप्रोच लेनी है, हमने इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करना है, उसकी इफेक्टिवनेस को, तो वो एक दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमने डिटेल में सारी चीज़ों को वेरीफाई करना है। अब इन तीनों के लिए सेवन टेक्निक यूज़ होती हैं, लेकिन अगेन वही बात कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों में सातों की सातों यूज़ हों। डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट में सातों यूज़ नहीं होती, जनरली तीन या चार होती हैं जो नीचे बताए गए। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सातों यूज हो सकती हैं, एटसेट्रा। ये बात समझ आ गई है कि नहीं, कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो इसे कंफ्यूज नहीं करना, चीज़ों को घबराना नहीं है। तो जब हम प्लान तैयार करते हैं तो फिर हम सारी बात करते हैं कि हम कौन से प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, और हम काम कहाँ से शुरू करेंगे, रिस्क असेसमेंट से। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि रिस्क असेसमेंट में हम कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना है या नहीं करना, उसे चेक करना है पहले तो। उसे चेक करने पे कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, और फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से करेंगे। तो उसने सिंपल बात कर दी कि ऑडिट प्लान हमें क्या बताएगा कि रिस्क और मिस स्टेटमेंट कितनी है, उसे हमने कौन से प्रोसीजर यूज करने हैं, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन से यूज करें। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट टीम मेंबर्स विल बी दोज needed in order to obtain sufficient appropriate audit evidence and reduce the audit risk। तो फिर ऑडिट प्रोसीजर्स भी हमने यूज करते हुए जहन में ये रखना है कि एक तो हमें इसका मकसद, हमारा मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें मुनासिब एविडेंस मिल जाए, जो हम करना चाह रहे हैं उसका एविडेंस मिल जाए। और दूसरा, इनकी वजह से हम अपने प्रोसीजर इतने अप्लाई करें कि हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस हम कर तो नहीं सकते, मतलब हमारी तसल्ली हो जाए। हमें लगता है कि ये रिस्की है तो हम कंफर्म कर रहे हैं कि ये इतना रिस्की है जितना हमें लग रहा है या नहीं है, हम उसे कम करते जाएं और उसे मटेरियलिटी से रिलेट करें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। ठीक है। ये दो बातें कर दी। ऑडिट रिस्क इज कंसिडर्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन, वो हम पढ़ेंगे। व्हाट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज कंसिडर्ड इन ए लेटर चैप्टर। ये दोनों के चैप्टर्स अलग है। रिस्क असेसमेंट तो अभी हम पढ़ लेंगे इसी चैप्टर में, जबकि ऑडिट प्रोसीजर जो है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का चैप्टर अलग है, वो वहां जाके हम उसे डिस्कस कर लेंगे। These procedure will be set out in a series of audit programs। ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम में फिर क्या फर्क है, ऑडिट प्लान कॉम्प्रिहेंसिव होता है, पूरी की पूरे प्रोसेस के लिए होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, सब के लिए होता है। मतलब बैलेंस शीट के लिए भी होता है, इनकम स्टेटमेंट के लिए भी होता है, चेंजेस इन इक्विटी नोट्स, हर चीज के लिए, डिस्क्लोजर देखने के लिए, फ्रॉड के लिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती, लेकिन हमने उन पर भी काम करना होता है। हम ऑडिट कर रहे हैं ना। अब ये मुझे आपने बताना है, तो किताब को छोड़ दें, ऑडिट को छोड़ दें, आपको क्यों भेजा गया वहां पे, आपने क्या करना है, ऑडिट। ऑडिट किस चीज का करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है तो सबसे पहले क्या मांगेंगे मैनेजमेंट से, क्या दें मुझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने दे दी। अब बैलेंस शीट भी है, इनकम स्टेटमेंट भी है। अब बैलेंस शीट का ऑडिट करना है, इनकम स्टेटमेंट का करना है, एंड सो ऑन। चले बैलेंस शीट की बात करो। अब आपने बैलेंस शीट का ऑडिट, आपको बैलेंस शीट का ऑडिट दे दिया आपके सीनियर ने, फिर बैलेंस शीट का ऑडिट तुमने करना। अब बैलेंस शीट का ऑडिट करना है तो आपकी यार्ड स्टिक क्या होगी, चेकलिस्ट क्या होगी, कि मैं क्या क्या मांगू इनसे। चेकलिस्ट क्या कौन सी होगी, कौन कौन सी चीजें मांगोगे उनसे, मैनेजमेंट से, कि ये डाटा मुझे दे दें। क्या मांगोगे आप, जो भी रजिस्टर बनाए किस चीज के। पर कौन आपको बैलेंस शीट दी गई है सिर्फ, इनकम स्टेटमेंट का ऑडिट आपके सीनियर ने इन्हें दे दी है, आपको बैलेंस शीट का कहा गया है। आप, मैं आपकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं पूरी टीम की बात नहीं कर रहा। आप क्या मांगोगे मैनेजमेंट से, कौन सा डाटा मांगोगे। कॉमन सेंस की बात है। ट्रांजैक्शन समय बोल बेटा असर्शन तो बात की बात है ना, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। असर्शन तो असर्शन है, वो तो वेरीफाई करने हैं कि जनाब ये चीज़ें मौजूद हैं, ये इन्होंने की हैं, कॉम्प्लीटनेस है, एक्यूरेसी है कि नहीं है। मैं तो डाटा की बात कर रहा हूँ कि आपको मैंने कह दिया कि बैलेंस शीट का ऑडिट बच्चे आपने करना है, फिजा ने करना है। तो फिजा अब मैनेजमेंट से क्या डाटा मांगेगी अपना काम शुरू करने के लिए, इसकी जो काम किससे रिलेटेड, सारे लेजर्स। तो कौन से लेजर, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड लेजर्स है वही मांगोगे ना। इनकम स्टेटमेंट के लेजर तो आप नहीं मांगोगे, वो काम तो मैंने इन्हें दे दिया, ये जाने और मैं जानूं। कभी डेप्रिसिएशन वर्किंग देखेंगे कोई एग्जैक्टली exactly, तो मतलब एसेट से रिलेटेड या बैलेंस शीट से रिलेटेड लेजर मांगोगे, उसमें कुछ एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे वैसे, बाय द वे आ जाएंगे ना। काउंटर चेकिंग होगी, इधर आप क्या चेक करोगे,
बुक वैल्यू एसेट की चेक करनी है, एसेट चेक करना है, एसेट का चेक करना है तो एसेट की कॉस्ट भी चेक करनी है कि ठीक है कि नहीं, साथ ही उसकी बुक वैल्यू भी। बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू आती है, कॉस्ट नहीं आती। तो बुक वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर भी आपसे रेलिवेंट हो गया, बैलेंस शीट का अकाउंट है कि नहीं है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चेंज क्या आई? उसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से, तो आपको एक्सपेंस वाला लेजर भी मांग लेना चाहिए। अब ये है कि देखो, अब वेरीफाई कर रहे हो एसेट्स को, और मैंने इनकम स्टेटमेंट का काम तो इसे दिया है, लेकिन आप भी इनकम स्टेटमेंट के कुछ हेड्स मांग रहे हो, मांगने पड़ेंगे। लेकिन मैंने तो आपको बैलेंस शीट का कहा था। आप इसे क्यों नहीं कह देते कि डेप्रिसिएशन तुम चेक करना? भाई मुझे तो इनकम स्टेटमेंट का कहा ही नहीं सर ने, मुझे तो बैलेंस शीट का कहा, तो डेप्रिसिएशन तुम चेक करना। ये मुनासिब अप्रोच है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें कैरी वैल्यू चाहिए बैलेंस शीट में। कैरिंग वैल्यू चाहिए, और दूसरा आप ज्यादा बड़ी पिक्चर में मौजूद हैं, आप पूरा एसेट देखते जा रहे हैं, तो आपको एक्सपेंस की ज्यादा समझ आएगी। वो बेचारा जब करेगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, उसे भी तो फिर एसेट की कॉस्ट की जरूरत है। इसका मतलब है कॉस्ट आप भी वेरीफाई करें, वो भी करें, क्योंकि उसने कॉस्ट की बेस पे तो डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो ये तो गलत हो गया ना, डुप्लीकेशन हो गई, डोंकी वर्क हो गया। क्यों करें ऐसे? तो फिर रिलेटेड एक्सपेंस भी आपको ही ले लेना चाहिए। कहने को इनकम स्टेटमेंट का हेड है, लेकिन करना बैलेंस शीट वाले को चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ आई? इसे कहते हैं डायरेक्शनल टेस्टिंग। ये आगे हम टर्म यूज करेंगे कि कर मैं कुछ और रहा हूं, लेकिन मेरी डायरेक्शन में एक और चीज आ गई, तो मैं साथ उसे भी रगड़ता जा रहा। समझ आई? इसके दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है डायरेक्शनल टेस्टिंग की? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ और क्या वेरीफाई हो जाएगा? इंटरेस्ट पेड। पेबल वेरीफाई हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट का आइटम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट का आइटम, लेकिन दोनों टेक्निकली या लॉजिकली एक ही बंदे को करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेएबल ये चेक करा और एक्सपेंस आप चेक करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? तो ये किसी हद तक इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल टेस्टिंग, कि आपकी डायरेक्शन हो जाती है कि ये काम कर रहे हो, यहाँ से ये डायरेक्शन भी बन गई कि साथ ये भी कवर होता जा रहा है, तो कर लो कवर साथ साथ। आप ज्यादा बेहतर तरीके से वेरीफाई कर सकते हो पेएबल जो इंटरेस्ट एक्सपेंस को चेक कर रहा है। समझ आ गई? तो यहाँ पे वो बात हो रही है कि फिर जब आपने ये फैसला कर लिया, तो ऑडिट प्लान क्या है? ऑडिट प्लान पूरी बैलेंस शीट का है। तो मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अगर आप बैलेंस शीट का ऑडिट करें तो आप कौन सा डाटा मांगोगे? आप लेजर अकाउंट्स मांगोगे बैलेंस शीट से रिलेटेड, या वो एक्सपेंस अकाउंट्स भी जो आपने चेक करने हैं? तो ये आपने डाटा मांगना है, तो आपकी चेकलिस्ट क्या है? कैसे पता चलेगा कौन कौन से लेजर अकाउंट मांगू? ये तो जनरल बात कर दी, मुझे बैलेंस शीट से रिलेटेड दे दें। और बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब हर कंपनी में एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल की मुख्तलिफ लेजर अकाउंट्स खोले होंगे, नाम भी मुख्तलिफ होंगे, नंबर भी मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ आप उन्हें बताओगे कि मुझे चाहिए, तो या आपने देखना होगा कि इनके पास कौन से एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं, कैपिटल में क्या है जो मैंने चेक करना है, तो उसकी चेकलिस्ट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका? कहाँ से देखोगे? प्लान। जो प्लान। प्लान तो बनाया है, ऑडिट प्लान में प्लान। आपको अपनी प्लान छोड़ दें, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से लेजर अकाउंट मांगने हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं जिनके लेजर अकाउंट मैंने मांगने हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हेड्स लिखे होंगे ना, एसेट साइड पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नीचे पूरा स्केड्यूल बना होगा, स्केड्यूल में लिखा होगा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फलाना फलाना। तो आप यही कहेंगे ना, मुझे ये 6 जो हेड्स हैं इनके लेजर अकाउंट दे दो। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नीचे लिखा होगा इंटेंजिबल एसेट, नीचे नोट्स में देखोगे तो उसमें 3 इंटेंजिबल होंगे, आप उन्हें नाम लेके बोलोगे कि आपके 3 इंटेंजिबल हैं, तीनों का लेजर अकाउंट भी मुझे दो। तो आपकी चेकलिस्ट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैलेंस शीट। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस शीट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं लाना चाह रहा था जो बैलेंस शीट में आपको नजर नहीं आएंगी डायरेक्टली। बैलेंस शीट में लिखा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आपने लेजर अकाउंट मांग लिया। बैलेंस शीट में लिखे इंटेंजिबल एसेट, मांग लिए। बैलेंस शीट में लिखा है करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मांग लिया। बैलेंस शीट में लिखा है करंट एसेट्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, फलानी फलानी फलानी, मांग लिए। लेकिन कुछ चीजें बैलेंस शीट से रिलेट करती हैं, आपको वेरीफाई करनी है, लेकिन वो यहाँ पे नजर नहीं आएंगी। कहाँ नजर आएंगी? नोट्स में। या नोट्स में भी नजर नहीं आएंगी। कुछ चीजें बड़ी टेक्निकल हैं जो आपको वैसे ही कहा गया आपने करनी है, कोई ऐसी बात। फ्रॉड। फ्रॉड कोई अकाउंट हेड नहीं है, फ्रॉड फ्रॉड कोई लाइन आइटम नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट में आपके जहन में होना चाहिए कि मैं चेक कर लूं कि ओवरऑल बैलेंस शीट के किसी भी अकाउंट में फ्रॉड का एलिमेंट तो मौजूद नहीं है। बात समझ आ रही है? इसी तरह रिलेटेड पार्टी, सुना है कभी क्या? नहीं। रिलेटेड पार्टी क्या होती है? आपसे रिलेटेड पार्टी जिनसे आपने ट्रांजेक्शन किए और आपने अलग से डिस्क्लोज करनी है। क्या बैलेंस शीट में कहीं रिलेटेड पार्टी का लाइन आइटम होता है? अलग से नहीं होता। लेकिन रिलेटेड पार्टी हिडन होती है बैलेंस शीट में। कहाँ कहाँ हिडन होती है? सेल्स में। आपने 50 करोड़ की सेल की, हो सकता है 10 करोड़ की रिलेटेड पार्टी को की हो। तो उसने तो सेल्स में, इनकम स्टेटमेंट तो 50 करोड़ की फिगर दे दी,
अब आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मैंने इसमें पहले ही चेक करना है कि इसमें कोई रिलेटेड पार्टी वाला चक्कर तो नहीं है। बैलेंस शीट में भी रिलेटेड पार्टी का एलिमेंट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। आपने एसेट खरीदे हैं इस साल, उन एसेट में कुछ एसेट रिलेटेड पार्टी से खरीदे हैं, कुछ लाइबिलिटी आपने वो है लाइबिलिटी रिलेटेड पार्टी की जिम्मे आपने अपने ले ली है। हो सकता है कि नहीं? अब रिलेटेड पार्टी, फ्रॉड, कुछ और भी हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो बाकायदा आपको बैलेंस शीट में या कहीं लाइन आइटम के तौर पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपने इन पे काम करना है। तो आपने जो जो भी काम करना है, बताने का मकसद ये था कि उसका अलग ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए। अब बात समझ आई? जहां पे मैं लाना चाह रहा था, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 12 हेड्स हैं, तो आपके 12 ऑडिट प्रोग्राम्स तो होंगे कि नहीं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अलग ऑडिट प्रोग्राम बनेगा कि इसे वेरीफाई करने के लिए मैंने ये करना है। इंटेंजिबल एसेट का अलग ऑडिट प्रोग्राम होगा। करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल का अलग होगा। जो बड़े बड़े हेड्स हैं उनका अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम मौजूद होगा। साथ ही कुछ ऑडिट प्रोग्राम ऐसे होंगे उन आइटम के जो नजर नहीं आ रहे, मतलब रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी का अलग से ऑडिट प्रोग्राम होगा कि एक तो मैंने वैसे ही सेल्स में चेक करना है कि इसमें रिलेटेड पार्टी कौन सी है, एक मैंने अलग से सिर्फ रिलेटेड पार्टी को जेन में रख के भी थोड़ा सा काम कर लेना है। समझ आई बात? इसी तरह फ्रॉड का अलग ऑडिट प्रोग्राम होगा। फ्रॉड तो सेल्स में भी हो सकता है, परचेज में भी हो सकता है, एसेट्स में भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि जब मैंने एसेट चेक कर लिया तो एसेट के ऑडिट प्रोग्राम ही नीचे फ्रॉड का एक पोर्शन भी बना लूं कि मैंने फ्रॉड भी चेक कर लिया है। लेकिन वो स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, फ्रॉड एक बड़ी चीज है। आप और एसेट में भी फ्रॉड का एलिमेंट देखो, सेल्स में भी देखो, परचेज में भी देखो, कि बाद में अलग से भी फ्रॉड पे कॉम्प्रिहेंसिव काम अलग से भी कर लो। तो आपने जो पहले काम किए हुए हैं, अब आपने सिर्फ फ्रॉड पे काम किया, तो दोनों रिलेट कर जाएंगे कि नहीं? वो एक दूसरे को या सपोर्ट करेंगे या कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। आपने जब सेल्स की थी तो आपने कहा था नहीं, फ्रॉड का कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब आपने सिर्फ फ्रॉड पे काम किया 3 दिन, तो अंदर से एक ट्रांजेक्शन निकल आई सेल्स में कि यार ये तो मशकूक लग रही है, तो फिर आपकी पिछली अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई कि नहीं? कि यार मैंने तो सेल्स के दौरान ये सोचा था कि फ्रॉड नहीं है, लेकिन ये तो सामने आ गया है। तो फिर रिस्क बढ़ता जा रहा है और उसे कम भी करना है। अब बात समझ आ रही है कि नहीं? तो फिर फ्रॉड का अलग ऑडिट प्रोग्राम भी है, ऑल दो कि फ्रॉड पे लाइन आइटम नहीं है ना बैलेंस शीट में ना इनकम स्टेटमेंट कहीं, लेकिन फ्रॉड का अलग ऑडिट प्रोग्राम होता है। ये बात बताना चाह रहा हूँ। रिलेटेड पार्टी का अलग ऑडिट प्रोग्राम होता है, और किसी चीज का अलग ऑडिट प्रोग्राम हो सकता है इसी तरह से, अदर देन बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स। किसी का हो सकता है अलग ऑडिट प्रोग्राम, जिसे स्पेसिफिकली अलग से भी देख लेना चाहिए पूरी तवज्जो से। ये आपने कल मुझे बताना है। नेट पे सर्च करना है, और क्या लिखोगे नेट पे, चैट जीपीटी में पूछना। जो मैंने आपको सारी बात की है ना, यही छाप देना कि जनरली ऑडिट प्रोग्राम लाइन आइटम वाइज होते हैं। मुझे कोई ऐसे इंस्टेंसेस बताएं कि जो लाइन आइटम नहीं होते लेकिन उनके ऑडिट प्रोग्राम अलग से ज़रूरी हैं। ये आपने पूछना है और मुझे बताना है। ये होता है स्टाइल लर्निंग का। किताबों में तो जनरल एक स्पेसिफिक चीज़ें लिखी होती हैं, ये चीज़ आपको ज़्यादा आगे लेके जाती है। इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैं बताना सिर्फ यही चाह रहा था कि नीचे फिर ऑडिट प्लान है ओवरऑल। ऑडिट प्लान में हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, हम इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे, हम वहाँ क्या करेंगे। अब उसके अंदर हर लाइन आइटम और हर स्पेसिफिक एरिया का अलग से डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो जब बहुत सारे ऑडिट प्रोग्राम मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। और ऑडिट प्रोग्राम के अलावा भी ऑडिट प्लान में बहुत कुछ होता है। हम स्टाफ कितना रखेंगे, कहाँ कितना बंदा भेजेंगे, ये ऑडिट प्रोग्राम तो नहीं है ना, ये तो प्लानिंग का पार्ट है। तो और ये लेकिन ऑडिट प्लान का पार्ट है, लेकिन इसका प्रोग्राम कोई नहीं होता कि हम बंदा कैसे भेजेंगे और किस तरह भेजेंगे। तो जनरल सी बात है भाई, टिकट देंगे और बंदा चला जाएगा फलां डेट को, वो तो प्लानिंग का पार्ट है। उसका ऑडिट प्रोग्राम कोई नहीं। तो ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स प्लस फर्दर इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू प्लानिंग। ये आप इस तरह से समझ लो। ठीक हो गया? तो ये आपने जरा ध्यान में रखना है। तो दीज प्रोसीजर्स विल बी सेट आउट इन a series of audit programs. Audit program are sets of instructions to the audit team specifying the audit procedures that should be performed in each area of the audit. Each area का मतलब लाइन आइटम। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? एक छोटी सी चीज सामने आएगी, वो मैं पहले ही बता दूं। बैलेंस शीट में हमें क्या वेरीफाई करना होता है? बैलेंस शीट के आइटम्स में हमने क्या वेरीफाई करना होता है? कंप्लीटनेस। नहीं नहीं, वो इतनी डिटेल में ना जाओ, बड़ी सिंपल बात करो। फिर जो हाँ एसेट लिखो लिस्ट होती है स्लाइड एसेट, एसेट। इज इक्वल लायबिलिटी प्लस नहीं, वो तो हमने बैलेंस शीट देख लिया। बैलेंस शीट में आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट।
50 करोड़। इस 50 करोड़ में क्या चेक करना है? मौजूद हैं कि नहीं, एसेट्स हैं मतलब कोई। मेरे लिए इंपॉर्टेंट 50 करोड़ की फिगर है ज्यादा इंपॉर्टेंट, या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साल के दौरान क्या कुछ हुआ? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे? साल के दौरान। साल के दौरान 50 लाख के एसेट रिकॉर्ड हो गए थे जो गलत रिकॉर्ड हुए थे, बाद में रिवर्स कर दिए। तो क्या ये भी मेरा कंसर्न है, या क्लोजिंग है फिगर ठीक है कि नहीं, ये ज्यादा बड़ा मसला ये है? पूरे साल क्या। बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, बैलेंस शीट में फॉर द ईयर ट्रांजैक्शंस तो नहीं आती। ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस है। तो फर्ज करें साल के शुरू में एसेट थे 20 करोड़ के, 30 करोड़ के और खरीदे तो 50 हो गए। लेकिन साल के दौरान यह हुआ कि 50 करोड़ की रिकॉर्ड हो गई परचेज गलती से, तो हमने क्या रिकॉर्ड कर लिए थे? 50 जमा 20, 70 कर लिए थे। लेकिन बाद में हमने जो गलती की थी उसे रिवर्स करके उसे 50 कर लिया। अब क्लोजिंग बैलेंस ठीक है, लेकिन साल के दौरान कोई प्लस माइनस किए हुए हैं हमने। तो क्या आप अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करोगे, या आप कहोगे बैलेंस शीट ठीक है? बैलेंस शीट ठीक है कि गलत है? बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस ही आना है, क्लोजिंग ही आ रहा है। अब वो साल के दौरान क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुई, ऊपर नीचे किया चीज़ों को, क्या इसका बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आता है? या बैलेंस शीट में तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं? तो क्लोजिंग बैलेंस ठीक है कि नहीं, ये काफ़ी है? मतलब बैलेंस शीट के की हद तक हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट ठीक है। पॉइंट समझे ना? साल के दौरान में 10 करोड़ के एसेट हैं, 30 करोड़ के एक्चुअली खरीदे, तो साल के अंदर 40 40 करोड़ के हैं। तो बैलेंस शीट में कितने आने चाहिए? 40 करोड़। लेकिन हुआ क्या कि 10 करोड़ के तो ओपनिंग थे, मैंने 30 के बजाय 70 करोड़ रिकॉर्ड कर लिए गलती से। तो कितने हो गए बुक्स में? 80 करोड़। लेकिन बाद में मुझे पता चलेगा हो ये तो गलत हो गया है, मैंने 80 को रिवर्स करके 30 पे ले आया, तो क्लोजिंग बैलेंस ठीक हो गया। अब ये साल के दौरान इतना प्लस माइनस में करता रहा हूँ, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में भी ठीक गया है। तो क्या बैलेंस शीट ठीक है कि गलत है? बैलेंस शीट तो ठीक है। जो गलतियां हुई थी वो तो इंटरनल कंट्रोल की गलतियां थी ना, कि क्यों ज्यादा रिकॉर्ड हो गया भाई? क्या इंटरनल कंट्रोल को नहीं पता था कि ये एसेट नहीं है? वो तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी था। बैलेंस शीट तो ठीक है कि नहीं ठीक? तो जब मैं बैलेंस शीट में वेरीफाई कर रहा होता हूँ तो बेसिकली मैं क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई कर रहा होता हूँ, या साल के दौरान क्या ट्रांजैक्शन हुई वो वेरीफाई कर रहा होता हूँ? बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस इंपॉर्टेंट है। जबकि इनकम स्टेटमेंट में सेल्स क्या होती है, कि 30 जून को ये सेल्स है, ये पूरे साल में इतनी हुई है, पूरे साल में। तो इनकम स्टेटमेंट में मैं क्या चेक कर रहा होता हूँ कि साल के दौरान जो ट्रांजैक्शन हुई हैं सब की सब ठीक है कि ठीक नहीं है, उन पे कमेंट दे रहा होता हूँ। जबकि बैलेंस शीट में मैं बेसिकली ओपिनियन दे रहा होता हूँ क्लोजिंग बैलेंस पे। और ये हमें पता है कि बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट क्या है? बैलेंस इंपॉर्टेंट है। जबकि इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस नहीं होता, वो तो ट्रांजैक्शंस हैं, सारी इकट्ठी होती हैं तो सेल बनती है। साल में 50 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 50 ट्रांजैक्शन की फिगर इकट्ठी होगी तो टोटल सेल्स बनेगी ना। हम बैलेंस की बात नहीं कर रहे, हम टोटल की बात कर रहे हैं कि साल के दौरान टोटल क्या हुआ। जबकि बैलेंस शीट में फर्ज करें कि एसेट में 100 ट्रांजैक्शंस कर दी हैं, लेकिन हमें गर्ज ट्रांजैक्शन से नहीं है, हमें तो गर्ज है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ठीक निकला हुआ है कि नहीं। ठीक है, चाहे वो 10 ट्रांजैक्शन में क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, चाहे 100 में निकाला है, अगर क्लोजिंग बैलेंस ठीक है तो बैलेंस शीट ठीक है। ये बात याद रखनी है ना। इसका मतलब है हम दो टर्म यूज करेंगे। हम बैलेंस शीट के जो हेड्स हैं उनके लिए टर्म यूज करेंगे अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस, हम बैलेंस का वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस नहीं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। सेल्स इज ए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज इज अनदर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, और परचेज के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज अनदर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ सम अदर थिंग इज अनदर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जब भी हम ऑडिट में वर्ड यूज करेंगे ना इनकम स्टेटमेंट के किसी लाइन आइटम का, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। और जब हम बैलेंस शीट का वर्ड जो में की वेरिफिकेशन करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अकाउंट बैलेंस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, फिर ऑडिट प्रोग्राम किन किन चीजों को वेरीफाई करने के लिए बनते हैं, यहां से बता दें। ऑडिट प्रोग्राम बनते हैं अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए, और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए। बस इतनी सी बात है। इसके अलावा भी बनते हैं। तीसरे ऑडिट प्रोग्राम बनता है किसका? रिलेटेड पार्टी का। वो अकाउंट बैलेंस है या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, या कुछ और है? कुछ और। कुछ और का नाम क्या है? डिस्क्लोजर। वो डिस्क्लोज करना होता है कि इसमें रिलेटेड पार्टी की फिगर कितनी है। तो इसका मतलब है 3 तरह के ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली बनते हैं, अकाउंट बैलेंस के, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के, और डिस्क्लोजर्स के। आप समझ आ गई बात?
सब्सिक्वेंट इवेंट भी डिस्क्लोजर्स में ही आएगा ना, हमने सारा वेरीफाई करना है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से भी रिलेट कर सकता है, अकाउंट बैलेंस से भी कर सकता है। मेरे जहन में एकदम से फिगर क्लिक कर गई है। अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस के अलावा डिस्क्लोजर्स, या डिस्क्लोजर के अलावा भी एक और ऑडिट प्रोग्राम बन सकता है। कंपैरेटिव्स। नहीं, कंपैरेटिव को भी, वो तो एक सिंपल बात है, देख लिया कंपैरेटिव है कि नहीं। कंप्लायंस विद लॉ, उसका अलग ऑडिट प्रोग्राम हो सकता है। कंपनीज एक्ट से पूरा कंप्लाई किया है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंप्लाई किया है कि नहीं, शुगर से रिलेटेड लॉ से कंप्लाई किया है कि नहीं, उसका अलग ऑडिट प्रोग्राम बन सकता है कि नहीं। उसकी चेकलिस्ट होगी कि इस कंपनी पे 17 लॉज अप्लाई होते हैं, तो हम एक टेस्ट बेसिस पे ट्राई कर लेंगे 17 के 17 लॉ कंप्लाई किए हैं कि नहीं। समझ आई? अब बात समझ आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं, तो इन्हें अपने जेहन में रखें। क्लियर है? तो यहाँ पे उसने यही बात की है, मैंने उसे ज्यादा एलेबरेट कर दी है। फिर वही डॉक्यूमेंटेशन वाली बात आ गई कि जो कुछ करो उसे डॉक्यूमेंट करो। तो क्या कुछ किया है, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको डॉक्यूमेंट करो। ऑडिट प्लान बनाया है, उसे डॉक्यूमेंट करो। और आखिर में कोई चेंज आई है अगर इनमें फ्यूचर में, ऑडिट के दौरान, उसे भी डॉक्यूमेंट करो। बताओ कि ओरिजिनल क्या था, चेंज करके क्या किया गया और क्यों किया गया। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन किस हद तक होनी चाहिए, मुझे कोई यार्डस्टिक बता दें कि इतनी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। अननेसेसरी भी नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट करते करते एक जो काम एक दिन में हो सकता है उस पर 10 दिन लगा दो। स्टैंडर्ड में बताया बजट। नहीं, स्टैंडर्ड में इतना नहीं बताया। आपका फ्रेमवर्क कौन सा है, बेसिकली अकाउंटिंग का भी और ऑडिट का भी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेम। ये आपको कॉन्सेप्ट देता है, एक आइडिया देता है, लेकिन बच्चों की तरह उंगली पकड़ के नहीं चला सकता। स्टैंडर्ड इतनी बारीकी में जा ही नहीं सकता कि वो एक एक चीज बताए, वो आपको एक आइडिया देता है। आप मुझे बताएं कि लॉजिकली डॉक्यूमेंटेशन कहाँ तक होनी चाहिए। कोई एक यार्ड स्टिक बता दें, अगर ये है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, बहुत है। हम्म। जितनी जरूरत हो, अगर जरूरत कितनी है, यही तो सवाल है, कितनी जरूरत है। और भी जो फॉर्मेट है इसका एविडेंस देना जरूरी हो। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, लेकिन किस हद तक। वो तो डॉक्यूमेंटेशन उन्हीं की देनी है जो जिसका ऑडिट उससे ताल्लुक है, लेकिन किस हद तक डॉक्यूमेंट बनानी है। एक चीज, एक ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, एक फर्ज करें हमने वेरीफाई करना है कि फिक्स एसेट मौजूद है कि नहीं, इससे रिलेटेड कितने एविडेंस होने चाहिए, कितनी डॉक्यूमेंटेशन बननी चाहिए। एक सरसरी सा मुझे आइडिया दे दें। आप क्या यार्डस्टिक बनाएंगे कि इतनी डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो बस बहुत है। हम्म? हाँ। नहीं, वो तो आप डिटेल में जा रहे हो, मैं जनरल बात कर रहा हूं। किसी भी चीज से रिलेटेड कितनी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। जितना उसके रिस्क होगा उसके हिसाब। चले, मैं आप बच्चियों की बात करता हूँ। आप घर में खाना पकाते हो कि नहीं, या अभी तक मम्मा ने नहीं दिया, ये जिम्मेदारी नहीं दी, उन्हें कहा पढ़ो बस बेटा पढ़ो। या पकाते हो कभी कभी, कहते हैं। फर्ज करें आप घर में अकेले हैं, आपने खाना पका दिया, रोटियां पका दी, सारे काम किए, अब घर से बाहर जा रही हैं और लोग घर वालों ने बाद में आना है। अब आपने उन्हें बताना है कि सब कुछ तैयार है, बस कर लेना, ऐसे कर लेना, ये कर लेना। किस हद तक इंफॉर्मेशन देंगे, या किस हद तक एक नोट लिख के रखे जाएंगे घर वालों के लिए कि जो आए पढ़े और समझ ले सारी बात, किस हद तक लिखेंगे। ये बता देंगे मैंने खाना पका दिया, फलां जगह पड़ा है, फ्रिज में पड़ा है, मैंने 10 रोटियां पका दी हैं, अगर ज़्यादा हो तो बाजार से ले आना है, पानी फलां जगह पड़ा है, ये फलां जगह पड़ी है। इतना तो बताना है कि नहीं। अब ये बताना है कि मैंने सालन में नमक कितना डाला है, ये तो नहीं बताना। तो फिर कितनी डॉक्यूमेंट बतानी है कि किसी बंदे को आपसे सवाल करने की जरूरत ना पड़े। जो सफिशिएंट आपकी अप्रोप्रिएट। जितनी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, वही है ना, कितनी है। मैं तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, वो तो फिर आप डिटेल में टेक्निकल साइड पे चले जाते हो ना, मैं तो उसे बड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आपकी फाइल ऐसी होनी चाहिए कि मैं इस ऑडिट से चला जाऊं, मैं फर्म भी छोड़ दूं, मैं कहीं और बैठ जाऊं, पीछे आप फाइल खोलें और पढ़ें और उसे रिव्यू करें और रिपोर्ट आपको बनानी पड़ जाए, तो आपको मुझे फोन करने की भी जरूरत ना पड़े। फाइल खुद बोल रही हो, हर चीज क्लियर हो। इतनी डॉक्यूमेंटेशन तो होनी चाहिए कि नहीं। अब इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जो 4 पेज लगने थे आपने 50 पेज खाम खाई लगाए हुए हैं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन इतनी जरूर हो कि आपको जिस बंदे ने वो डॉक्यूमेंटेशन बनाई है उससे कम से कम सवाल करने की जरूरत पड़े, चीजें ऑटोमेटिकली समझ आती जाए पढ़ने वाले को। इतनी जरूर होनी चाहिए, यार्ड स्टिक है। अब इसे डिटेल में जाना है तो फिर हम कह देंगे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो फिर डिटेल में जाने वाली बात है ना। मैंने तो एक यार्ड स्टिक बताई थी कि बेस क्या होनी चाहिए, बेस यही होनी चाहिए कि आपको उस बंदे से सवाल करने की जरूरत ना पड़े, उसे फोन करने की, उसे रिक्वेस्ट करने की, मीटिंग की जरूरत ना पड़े, जिसने वो डॉक्यूमेंट्स बनाई थी। डॉक्यूमेंट खुद बोल रही हो, दैट्स इट। क्लियर है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यूज करेंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बस अब ये कहें। ठीक है, लेकिन इतनी भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना हो कि बिल्कुल लिटी गिटी में ही चले जाओ जिसकी जरूरत ही नहीं थी। बस ये याद रखना है, ठीक है।
एनी हाउ, बाकी फिर वो डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ कहता है, वो फिर हम पढ़ लेंगे। ठीक है। आगे आता है जनाब इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट। इंटरिम ऑडिट क्या होता है, फाइनल ऑडिट क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये ऊपर उसने लिखे हुए हैं, मैं इसे पढ़ नहीं रहा, ये आपने खुद पढ़ लेने हैं। पहला और दूसरा पैराग्राफ, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, मैं नीचे जा रहा हूँ, आई से 330 क्या कहता है इस बारे में, ये फिक्र आपने याद कर लेना है। ठीक है। अच्छा, इंटरिम ऑडिट का फायदा क्या होता है, जी होता क्या इंटरिम ऑडिट, ये तो कल भी हमने बात की थी ना, जो ड्यूरिंग द ईयर ही शुरू कर दिया जाता है, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और फाइनल ऑडिट क्या होता है, जो जनरली फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद शुरू किया जाता है। तो इंटरिम ऑडिट के फायदे क्या हैं, हमें टाइम मिल जाते हैं हमें टाइम ज़्यादा मिल दूसरी जाता चीज है, के लिए। हमें एकदम से थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता। नंबर टू, ज़रा सुकून से काम करते हैं तो एरर का चांस कम होता है। ठीक है, हम ज़रा सुकून से काम कर लेते हैं, इसकी टाइम रिस्क ज़रा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे पढ़ लेना है। और नुकसान क्या होता है इंटरिम ऑडिट का, नुकसान कह लें या कुछ थोड़ा सा मसले ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, हमारे ऑडिट के बाद भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो तो फिर इंटरिम में कर ही लेंगे ना बच्चे। इंटरिम का मतलब ये तो नहीं होता है कि 30 जून आपका ईयर है तो अब दिसंबर में आके दिसंबर तक कर लो, अगले 6 महीने देखो ही ना। इंटरिम का मतलब होता है एक से ज्यादा बार आपको जाना पड़ेगा। अगर जुलाई टू जून आपका ईयर है, एक बार दिसंबर में चले जाएंगे 6 महीने देख लेंगे, फिर मार्च में चले जाएंगे अगले 3 महीने देख लेंगे, फिर जून में फाइनल ऑडिट तो करना ही करना है। ऐसा नहीं होता कि इंटरिम हो जाए तो फाइनल करें ही ना, ऐसा नहीं होता। फाइनल करना है, लेकिन फिर फायदा क्या होगा कि फाइनल में आप पे प्रेशर कम होगा। फाइनल में आप 9 महीने तो पहले ही देख चुके होंगे, आखिरी 3 महीने देखने होंगे, फर्दर कुछ और भी करना होगा थोड़ा बहुत, वो हम बात कर रहे हैं। तो नुकसान कह लें या थोड़ी सा एक, या रिस्क क्या होगा इंटरिम ऑडिट में, कि हो सकता है कि जब आप मार्च तक का तो इंटरिम करके चले जाएं, और जुलाई में आए तो अप्रैल मई जून करना है, लेकिन मैनेजमेंट ने पिछली डेट्स में दोबारा कोई एडजस्टमेंट डाल दी हो, तो ये रिस्क है कि नहीं। तो फिर आपको पिछला भी एक नज़र तो देखना पड़ेगा कि जो मैं फिगर छोड़ के गया था ये वही फिगर्स हैं कि नहीं, तो रिस्क है कि नहीं। रिस्क है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो आप उसका प्रोसीजर बना लें। प्रोसीजर क्या बना लें, जब आप मार्च में छोड़ के जा रहे हो इंटरिम के बाद, फाइनल ट्रायल बैलेंस साथ ले लें, और मैनेजमेंट से साइन करवा लें कि ये फिगर फाइनल है जो हमने देख ली है। आप जब जून में आए तो इस ट्रायल बैलेंस को, जो फाइनल ट्रायल बैलेंस है जून तक का, उससे कंपेयर कर लें कि इस ट्रायल बैलेंस में पिछले जो 9 महीने की फिगर है कोई चेंज तो नहीं आई हुई। अगर आई है तो मैनेजमेंट से पूछें कि एडजस्टमेंट डाली है, और डलती हैं वो कहेगी हाँ डाली है, सिर्फ एडजस्टमेंट को वेरीफाई कर लें। बाकी तो जीरो से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, बाकी चीजें तो देखी हुई हैं, जो उन्होंने चेंज किया उसे वेरीफाई कर लें। लेकिन रिस्क मौजूद है, ऑडिट रिस्क मौजूद है कि आप कुछ चीज़ों को वेरीफाई ना कर पाएं या इग्नोर कर दें, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। नंबर टू, इसके प्रोसीजर ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। वो प्रोसीजर जनरली जो आपने बैलेंस शीट आइटम के लिए, जनरली इंटरिम ऑडिट बेहतर है या फाइनल ऑडिट में काम करना बेहतर है बैलेंस शीट आइटम्स के लिए, फाइनल में, क्योंकि आपने अकाउंट बैलेंस पे बात करनी है और बैलेंस आपको 30 जून के चाहिए। तो बैलेंस शीट में आप काम तो जरूर करेंगे, लेकिन ज्यादा, बहरहाल 30 जून के बाद आपको सारे अकाउंट बैलेंस वेरीफाई करने पड़ेंगे एक बार, जबकि इनकम स्टेटमेंट में इंटरिम ऑडिट में सफिशिएंटली काम हो जाएगा। वो तो हर महीने की अपनी अपनी ट्रांजेक्शन है, हमने 6 महीने वेरीफाई कर लिए तो 6 महीने इंक्लूड हो गए। अगर मैनेजमेंट ने दोबारा कोई एंट्री नहीं डाल दी तो वहां पे निस्बतन आसान रहेगा, लेकिन बैलेंस शीट में आपको फिर मजीद काम भी करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, ठीक है ना। अब बैलेंस डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ये आपने वेरीफाई करनी है कि नहीं, ये प्रोसीजर जो है या ये वेरिफिकेशन इंटरिम ऑडिट में होनी चाहिए या फाइनल ऑडिट, फाइन ये तो फाइनल में होनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरे साल की एंट्री डालनी। आप 3 बार तोड़ के करें या पूरे साल की एक बार करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपने कंफर्मेशन भेजनी है रिसीवेबल्स को, तो एक ही बार भेजेंगे साल एंड होने के बाद, या टाइम के दौरान भी भेज देंगे, साल के दौरान ही भेजेंगे, नहीं तो एक से ज्यादा बार भेजने की क्या जरूरत है, आप भी तंग होंगे, वो पार्टी भी तंग होगी, यार 3 बार पूछ चुके हो हमसे, एक ही बार पूछ लो, वो यही कहेंगे ना। तो ये सारे फाइनल ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। इंटरिम के प्रोसीजर कौन से हैं फिर, ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करने के, पिछले साल के जो क्लोजिंग थे ऑडिटेड, इस साल के वही ओपनिंग उठाए मैनेजमेंट ने कि नहीं, ये इंटरिम का प्रोसीजर है कि फाइनल का, ये इंटरिम का। ओपनिंग बैलेंस तो वेरीफाई हो सकते हैं ना, उनका तो क्लोज ऑफ ईयर से कोई ताल्लुक नहीं, उनका तो पिछले साल की क्लोज ऑफ ईयर से ताल्लुक है, वो तो गुजर चुका है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जरा मुझे एग्जांपल्स दें, 3 या 4 या 5 एग्जांपल दें जो इंटरिम ऑडिट में हमने करनी है, और कुछ एग्जांपल दें जो हमने फाइनल ऑडिट में करनी है। ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो ये याद रखना है, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपने इसे पढ़ लेना है।
कुछ यहाँ लिखा होगा किताब में और कुछ आपने खुद ऐड कर लेने हैं अपने पास से, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? तो ये हम इंटरिम और फाइनल, ISA 330 क्या कहता है, इसे याद कर लेना है, ताकि जब भी ये आए तो आप इसे ठक से कॉपी पेस्ट कर दें कि जी ISA 330 ये कहता है। The higher the risk of material misstatement, the more likely it is that auditor may decide it is more effective to perform substantive procedure nearer to or at the period end rather than at the earlier date। तो उसने आपको एक यार्ड स्टिक दे दी। क्या यार्ड स्टिक दी कि जो रिस्की एरियाज हैं कोशिश करो उन्हें फाइनल ऑडिट में ले जाओ। यही यार्ड स्टिक दी है ना? उसे पहले ना करो, साल के एंड पे या फाइनल ऑडिट में ले जाओ, या इंटरिम में भी लो तो वो इंटरिम ऑडिट जो आखिरी महीने में चल रहा है या एक आध महीना पहले चल रहा है उसमें लेके जाओ, बहुत पीछे ना ले जाओ रिस्की एरियाज को, क्योंकि रिस्की एरिया में कहीं भी कोई भी एडजस्टमेंट डल सकती है, कोई भी चेंज आ सकती है, हालात चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और समझ आ गई है वो क्या कहना चाह रहा है? सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, ये देखना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। कहना वो ये चाह रहा है सिंपली कि रिस्की एरियाज को आप जनरली फाइनल ऑडिट का पार्ट रखो, उसे इंटरिम ऑडिट में जनरली ना टच करो अगर ज़रूरत नहीं है तो। क्लियर है? तो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा रहा। टिपिकल इंटरिम ऑडिट प्रोसीजर्स हैं क्या, ये पढ़ लेने हैं आपने, कुछ आइडिया मैंने दिया है, और जो नहीं समझ आते हैं मुझसे डिस्कस कर लेने। इसी तरह फाइनल ऑडिट प्रोसीजर भी उसने लिख दिए हैं। और जहाँ नहीं समझ आता ना कि सर ये तो इंटरिम का बनता नहीं है तो फाइनल का लगता है मुझे, इसने इंटरिम में क्यों डाला है, ये सवाल आपने मुझसे करना है अगर आपका जहन इस पे एग्री नहीं करता कि इसने इंटरिम में क्यों डाला। क्लियर है? हर चीज को आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है। तो ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, ये बोरिंग नहीं है, कहने को थ्योरेटिकल है लेकिन ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है अगर आप इसे समझ के पढ़ें तो। समझ आ रही है कि नहीं? तो बस इस अप्रोच को आपने बरकरार रखना है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम इसे मजीद भी कवर कर लेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलते हैं। ओके हानिया बेटा, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन होता है हानिया तो आप भी पूछ लिया करो, ठीक है? अदरवाइज इसे प्रिपेयर करो और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।